रूपदर थाने के उकवा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नारंगी में मेहमानी में आए एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतक युवक का किशोर पिता गोमाजी उइके 27 वर्ष सुभाष नगर नागपुर निवासी है, जिसका शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोर उइके का परिवार ग्राम नारंगी का ही है। करीब 20 वर्ष पहले किशोर उइके के परिवार के लोग कमाने खाने के लिए नागपुर गए थे, तभी से वहीं पर बस गए और त्योहार पर नारंगी आते जाते रहते हैं। 12 नवंबर को त्योहार पर किशोर उइके अपने परिवार के साथ नारंगी आया था। बताया गया किशोर को फीट की भी बीमारी थी और उसे चक्कर भी आते थे। 18 नवंबर की रात्रि में किशोर ने परिवार के साथ खाना खाया और सो गया था, किंतु 19 नवंबर को सुबह किशोर घर में दिखाई नहीं दिया। परिवार के लोगों ने काफ़ी खोजबीन की, किंतु किशोर नहीं मिला। घर के सामने शासकीय कुएं के पास चप्पल पड़ी हुई थी। परिवार वालों को शक हुआ कि कहीं किशोर कुएं में न गिर गया हुआ। तब पंप से कुएं को खाली करवाया गया। कुएं के अंदर किशोर का शव पड़ा हुआ था, जिसकी रिपोर्ट श्यामलाल उइके 45 वर्ष नारंगी निवासी ने उकवा पुलिस चौकी में की थी, जहां से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की गई कि खाना खाने के बाद किशोर घूमते हुए कुएं की तरफ चला गया होगा, जिससे कुएं में गिरने से मौत हो गई होगी। आगे मर्ग जांच की जा रही है। एक और शासन प्रशासन आम जन को स्वास्थ्य संबंधी तमाम सुख सुविधा देने की बात करती है, लेकिन ग्रामीण अंचलों की बात की जाए तो ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को निजी चिकित्सकों के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता की शिकायत मौखिक और लिखित रूप में भी की गई, इसके बावजूद भी यहां की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आ पाया। उन्होंने आगे कहा कि शीघ्र ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो ग्रामीणों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। अल्लाह के रहने वाले हैं। क्या काम से आए हॉस्पिटल में? प्रमाण पत्र। किस बात का प्रमाण पत्र? नसबंदी। नसबंदी का। कब हुई नसबंदी आपके? 27 सितंबर। दो माह करीब हो गया। तो प्रमाण पत्र कब देंगे बोल रहे हैं? आज देंगे बोल रहे थे। आज देंगे बोल रहे थे। क्या तुरंत मिलते हैं कि बाद में मिलते हैं, ऐसा किसी ने बताया था? एक बार आ चुके थे, लेकिन इस बार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला था? अभी समय नहीं हुआ है, 1.5 महीने के बाद मिलेगा। 1.5 महीने के बाद मिलेगा। तो अभी कितने बजे आए आप यहाँ? 11 बजे आए हैं। तो जिनसे आपको प्रमाण पत्र लेना है वो है उपलब्ध कि नहीं है? नहीं है। अभी कितना बज रहा है? 12:30 बजे। 11 बजे से आए, 12:30 बज गया। मैडम यहाँ मैडम है, सर है या जो भी उस विभाग के हैं वो उपस्थित नहीं है। नाम नर्सिंग ऑफिसर है। कौन सा है हॉस्पिटल? कौन सा है? 2 मिनट बता दीजिए। कौन सा हॉस्पिटल में है आप? CHC लामता। क्या नाम लिखते हैं आप? नाम बताइए। फरीदा कुरैशी। फरीदा कुरैशी। कितने बजे खुलता है ये ओपीडी का? ओपीडी का टाइमिंग तो हम लोग तो शिफ्टिंग ड्यूटी वाले हैं। नहीं तो कितने बजे? टाइमिंग तो कुछ 10 होगा। बजे, 10 बजे का है। तो 10 बजे आप आ गए थे क्या? मैं तो 8 बजे आ जाती हूँ। आप 8 बजे आ जाते हैं। डॉक्टर कितने बजे आते हैं? जी मैडम। डॉक्टर कितने बजे आते हैं मैडम, बताइए ना। तो दादा इंजेक्शन इंसुलिन हाँ आज शुगर जांच कर हो गया ना काम। सर कितने बजे आए वो बताइए ना आप। पेशेंट काम तो आप कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात मान रहे हैं हम। बीपी चेक करना है। डॉक्टर टाइम पर आ गए थे या नहीं आए थे? बैयर रोड आंवलाझरी पुलिया के पास सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल व्यक्ति रामेश्वर पिता बुद्रुराम नायक 45 वर्ष आंवलाझरी निवासी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामेश्वर नायक भरवेली माइंस में काम करते हैं, जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम डोंगरिया जिला राजनांदगांव के रहने वाले हैं और वे आंवलाझरी में बोदा रोड पर परिवार के साथ रहते हैं। बताया गया कि 20 नवंबर को सुबह 9 बजे रामेश्वर नायक स्कूटी से भरवेली गए थे और 12 बजे भरवेली से स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे, तभी आंवलाझरी पुलिया के पास रामेश्वर नायक स्कूटी सहित गिरने से घायल हो गए।
और रोड किनारे घायल अवस्था में पड़े हुए थे। किसी पहचान वाले ने घायल रामेश्वर नायक को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। खबर मिलते ही परिवार के लोग भी जिला अस्पताल पहुंच गए। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोदल ढोला में चिराग से बिस्तर में लगी आग से एक व्यक्ति झुलस गया है। आग से झुलसे व्यक्ति कुंवर सिंह पिता धर्मसिंह मरकाम 40 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया गया कि 19 नवंबर की रात्रि 8 बजे कुंवर सिंह मरकाम ने अपने परिवार के साथ खाना खाया था और वहां टीवी पर कार्यक्रम देख रहा था। पत्नी तारावती बच्चों को लेकर सो गई थी। रात्रि 11 बजे करीब कुंवर सिंह के चिल्लाने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी तारावती दौड़ गई। देखी तो कुंवर सिंह के बिस्तर में आग लगी हुई थी। बिस्तर जल रहा था। कुंवर सिंह आग की चपेट में आने से झुलस गया था। बिस्तर में चिराग गिरने से मिट्टी तेल बिस्तर में फैल गया था, जिससे आग लग गई थी। आग बुझाने के बाद कुंवर सिंह को 108 एम्बुलेंस से परसवाड़ा के शासकीय अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद कुंवर सिंह को जिला अस्पताल बालाघाट से रेफर किया गया। कटंगी थाना के अंतर्गत वारासुनी रोड पर स्थित ग्राम अगासी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टीवीएस एक्सल को अपनी चपेट में ले लिया। एक दुर्घटना में ट्रैक्टर की ठोकर से टीवीएस एक्सल में सवार एक युवक और उसकी बुआ गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनमें गंभीर रूप से घायल युवक की जिला अस्पताल से नगर के अन्य अस्पताल जाते समय मौत हो गई। मृतक युवक रुपेश पिता मानसी भगत 16 वर्ष ग्राम कोसमी थाना कटंगी निवासी, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 20 नवंबर को 1 बजे करीब यहां सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब यह युवक अपनी बुआ को मोटरसाइकिल में लेकर इलाज करवाने के लिए अपने गांव से कटंगी आ रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कोसमी निवासी मानसी भगत अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करते हैं, जिसके परिवार में 2 बच्चे हैं। बेटी कौशल्या 10 वर्ष की और इकलौता बेटा रुपेश भगत 16 वर्ष का था। 20 नवंबर को रुपेश भगत अपनी बुआ सुशीला पटले का इलाज करवाने के लिए उसे टीवीएस एक्सल से कटंगी के डॉक्टर के पास ला रहा था। तभी कटंगी से वारासुनी रोड पर स्थित ग्राम अगासी के पास वहां से गुजर रहे ट्रैक्टर ने टीवीएस एक्सल को ठोस मार दी। ट्रैक्टर की ठोकर से टीवीएस एक्सल में सवार रुपेश भगत और उसकी बुआ सुशीला पटले गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल में रुपेश भगत की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। रुपेश भगत को उसके परिवार के लोग जिला अस्पताल से नगर के प्राइवेट अस्पताल में ले जा रहे थे, किंतु प्राइवेट अस्पताल जाते समय रास्ते में ही रुपेश भगत की मौत हो गई, जिसे पुनः जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसे यहां मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना में घायल सुशीला पटले को नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिला अस्पताल पुलिस चौकी ने मृतक युवक रुपेश भगत के शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना कटंगी भिजवा दी है। आरी का रत्न 105 सूत्रमती माता का सत्संग 20 नवंबर को लालबरा नगर आगमन होने पर दिगंबर जैन समाज के स्वजाति बंधु के द्वारा बेहरी कर रही 8 माताओं का भव्य स्वागत किया गया। आरी का रत्न 105 सूत्रमती माता का सत्संग में बालाघाट में 5 माताएं व वारासुनी में 3 माताओं ने चातुर्माश करने के बाद वहां से विहार करने के लिए निकले, जिनका बकुड़ा साई मंदिर के में सभी 8 माताओं का मिलन हुआ। जिसके बाद दिगंबर जैन मंदिर के पदाधिकारी व स्वजातीय बंधु सभी माताओं का स्वागत किया गया। तत्पश्चात गाजे बाजे के साथ दिगंबर जैन मंदिर अलवर लेकर पहुंचे, जहां 2 दिवस तक विधान पूजा की जा रही है। साथ ही विहार करते हुए पहुंची 8 माताओं के द्वारा धार्मिक प्रवचन भी दिए जा रहे हैं। सत्रह नवंबर को 16वीं विधानसभा के लिए मतदान रूपी यज्ञ संपन्न हो चुका है। चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले 67 प्रत्याशी और लाखों मतदाता अब चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच उम्मीदवार भी मतदान के बाद चुनावी भागदौड़ की थकान से दूर करने परिवार के साथ वक्त बिता रहे, तो कोई सिद्धपीठ मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं। निवर्तमान कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन सोमवार को परिवार के साथ साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी रवाना हुए। तो चर्चा यह भी है कि बिसेन 8वीं बार विधायक बनने का आशीर्वाद मांगने के लिए भगवान की शरण में पहुंचे हैं। तो वहीं कांग्रेसी प्रत्याशी अनुभव मुंजारे अपना जन्मदिन अपने समर्थक व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मना रहे।
जहां पर उन्हें उनके समर्थक और कार्यकर्ता जन्मदिन के साथ साथ जीत की अग्रिम बधाई भी प्रेषित कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान की भागा दौड़ी से फ्री होकर प्रत्याशी आने वाले 3 दिसंबर के चुनाव परिणामों को देखते हुए अपनी अपनी जीत की कामना करने हेतु भक्ति भाव का सहारा लेते हुए तीर्थ दर्शन के लिए निकल रहे। तो वहीं कुछ प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मिलकर अपने जन्मदिन को मनाते हुए अपने समर्थकों से जीत की बधाई ले रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा 20 नवंबर को जिले की बालाघाट विधानसभा में देखने को मिला, जहां पर कांग्रेसी प्रत्याशी अनुभव मुंजारे के द्वारा अपने जन्मदिन को अपने समर्थकों के साथ मनाते हुए जन्मदिन मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनुभव मुंजारे के जन्मदिन पर उनके समर्थकों के द्वारा उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की जीत की भी बधाई दी गई। 19 नवंबर को सुबह से ही अनुभव मुंजारे को समर्थकों के द्वारा सोशल मीडिया और उनके घरों पर जाकर उनके समर्थकों ने उन्हें जन्मदिन के साथ साथ जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी प्रेषित की। तो वहीं देर शाम मंत्री गौरीशंकर बिसेन का दौरा कार्यक्रम का एक सूचना पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां पर 21 और 22 नवंबर को गौरीशंकर बिसेन के दौरे कार्यक्रम में शिरडी प्रस्थान की बात कही गई थी, जिसे लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हुए चर्चा कर रहे थे। और कोई कह रहा था कि मंत्री गौरीशंकर बिसेन आने वाले चुनाव के परिणाम को देखते हुए साईं बाबा के दर्शन लाभ के लिए जा रहे हैं, कि उनका चुनाव परिणाम सकारात्मक आ सके। मंत्री गौरीशंकर बिसेन के साथ उनके परिवार भी उनके जीत की कामना के लिए 21 नवंबर को शिरडी के लिए प्रस्थान करेगा। नगर के जयस्तंभ चौक से संत भूरा भगत चौक तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर दोनों तरफ से रोड को खोदा जा चुका है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक ओर सड़क में जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़क के दोनों ओर सड़क चौड़ीकरण के लिए खोदने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होने की भी संभावना बनी रहती है। सबसे ज्यादा परेशानी रात्रि के समय होती है, जहां से राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क का कार्य शीघ्र पूरा करने की भी मांग की। आपको बता दें कि यह कार्य आचार संहिता शुरू होने के पहले ही शुरू किया गया था, जो काम कुछ दिन चलने के बाद बंद पड़ा हुआ है। इस मार्ग से कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, आकाशवाणी सहित कई बड़े बड़े विभिन्न कार्यालय को जोड़ने का यह कार्य करते थे, लेकिन बीते कई दिनों से निर्माण कार्य बंद होने के चलते यहाँ पर धूल मिट्टी से जहाँ एक और लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं सड़क दुर्घटना भी इस सड़क पर हो रही है। इन सभी परेशानी को चलते यहाँ से गुजरने वाले राहगीर अभी इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ये रोड से अगर कोई भी कार आती है तो हम क्या फिर नीचे चले जाते हैं। उस दिन हम दिवाली के दिन आ रहे थे तो एक लड़की गाड़ी आ रही थी, पीछे आंटी बैठी थी, तो इस रोड से अगर ज़्यादा ट्रैफिक होती है, वो रोड ब्लॉक होती है, तो उस दिन वो बच्ची लोग यहाँ पे गिर गए थे, ये मस्जिद के पास में। अच्छा, फिर भी क्या होना चाहिए था? ये रोड अब कार्य निर्माण तो चालू कर दिए, पर कार्य जल्द से जल्द होना चाहिए था। अच्छा, परेशानी हो रही है? हाँ, बहुत परेशानी हो रही है अभी। मतलब दुर्घटना होने की संभावना बनी है? दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिकांश है, क्योंकि कोई भी ब्रेक मारता तो गाड़ी स्लिप होने को होती, क्योंकि पूरी चिल्लियाँ बिछी हुई है रेत पे। अच्छा, कहाँ के लोग? जिला मुख्यालय सहित तहसील व अन्य ग्रामीण अंचलों में पिछले 4 दिनों से जारी छठ पर्व का पर्व सोमवार को उगते सूरज को अर्घ्य देकर संपन्न किया गया, जहां इस पर्व पर आयोजित विशेष पूजा व पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग नगर के वैनगंगा नदी और मोती गार्डन में पहुंचे, जहां उन्होंने छठी माई को विशेष पूजा अर्चना कर उठाते हुए सूरज को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि व संपन्नता की मंगल कामनाएं की। आपको बताया कि खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत 17 नवंबर से हुई थी। सोमवार को भक्त उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा संपन्न हुई। सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने मोती गार्डन वैनगंगा नदी के तट पर सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया और परिवार में सुख शांति की प्रार्थना की। बताया गया कि इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रखकर सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की गई और उन्हें अर्घ्य दिया गया। मान्यता है कि छठ पूजा करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खासकर इस व्रत को संतानों के लिए रखा जाता है। परिवार की सुख समृद्धि और संतान की खुशहाली के लिए यह पूजा की जाती है। इसी प्रकार नगर के मोती गार्डन में भी महिलाओं के द्वारा पूरे आस्था भाव के साथ छठ पर्व को मनाया गया, जहां उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा का समापन किया गया। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दमोह में चोरों ने एक मकान की खिड़की तोड़कर मकान के अंदर रखे
45,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। 18 नवंबर को दोपहर में चोरी उस समय हुई जब इस मकान के रहवासी अपने खेत चले गए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार दमोह निवासी धरू सिंगन धूपे अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं। बताया गया कि 18 नवंबर को सुबह धरू की पत्नी 3 बच्चों को लेकर धान काटने खेत चली गई थी। 11:30 बजे धरू अपने एक 9 साल के बेटे को लेकर खेत चला गया। 2 बजे जब धरू अपने परिवार के साथ घर लौटा और दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो घर के अंदर का सामान बिखरा हुआ था। अलमारी खुली हुई थी और अलमारी के अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात नहीं थे। घर के पीछे की खिड़की भी टूटी हुई थी। अज्ञात चोर घर के पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी का कुंदा तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। बिरसा पुलिस ने धरू के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 454, 380 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। चांगुटोला पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम नगरवाड़ा में एक व्यक्ति ने अपनी सास की हत्या करने के लिए उसके सर में डंडे से मारकर घायल कर दिया है। 19 नवंबर को सुबह यह घटना घरेलू विवाद के चलते हुई। घायल महिला लक्ष्मीबाई बरई 45 वर्ष को लामता के अस्पताल में भर्ती किया गया है। चांगुटोला पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रयास करने के वाले आरोप में आरोपी राजेश पिता श्रीराम लांजेवार 28 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश लांजेवार मूल रूप से लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धूटी का रहने वाला है। नगरवाड़ा निवासी लक्ष्मीबाई की ज्योति इकलौती बेटी। 5 वर्ष पहले लक्ष्मीबाई ने राजेश लांजेवार को घर जमाई बनाकर रख लिया था और तीनों साथ में रहते थे। बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों से राजेश लांजेवार अपनी पत्नी ज्योति और सास लक्ष्मीबाई के चरित्र पर शक करने लगा और इसी को लेकर उनके बीच विवाद होते रहता था। 19 नवंबर को सुबह 10 बजे जब राजेश लांजेवार शराब पीकर घर आया और अपनी पत्नी ज्योति और सास लक्ष्मीबाई को उनके चरित्र पर शक करने के लिए अश्लील गालियां देने लगा। इसी बीच राजेश लांजेवार को उसकी सास ने अश्लील गालियां देने से मना की, जिससे आक्रोश में आकर राजेश लांजेवार ने अपनी सास लक्ष्मीबाई की हत्या करने की नीयत से उस पर लाठी से वार कर दिया। लाठी के वार से लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई थी। वहीं राजेश ने अपनी पत्नी को भी मारपीट की। घायल लक्ष्मीबाई को तुरंत ही लामता के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की रिपोर्ट ज्योति लांजेवार ने चांगुटोला पुलिस थाने में की थी। चांगुटोला थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह बघेल ने ज्योति लांजेवार के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति राजेश लांजेवार के विरुद्ध धारा 294, 324, 307 के तहत अपराध दर्ज किया है और राजेश लांजेवार को गिरफ्तार करके बालाघाट की विद्यमान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा जिला सहित प्रदेश के सभी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को एक आदेश जारी किया गया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में जिस भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी के द्वारा भाजपा का सपोर्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में खुलकर काम किया गया है, ऐसे अधिकारी कर्मचारी की एक नाम की सूची बनाकर 30 नवंबर तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ को भेजी जाए। आपको बता दें कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव 2023 जो कि अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है, अभी विधानसभा 2023 के निर्वाचन के बाद परिणाम आना शेष है और 3 दिसंबर को विधानसभा 2023 के परिणाम घोषित किए जाएंगे। उसके पहले ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा एक आदेश जारी कर जिले सहित प्रदेश के सभी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को जानकारी मांगी गई है कि उनके भी विधानसभा क्षेत्र में जो भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हुए खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया गया है, ऐसे उन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के द्वारा उन अधिकारी कर्मचारी की सूची बनाकर 30 नवंबर के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भेजे। क्योंकि देखने में यह आया कि विधानसभा चुनाव में बहुत से ऐसे शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा खुलकर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया गया है, जिसकी जानकारी कांग्रेस के द्वारा पहले भी अनौपचारिक चर्चा में अपनी पार्टी के आला अधिकारियों को दी गई थी। किंतु अब निर्वाचन समाप्त होने के बाद पार्टी के द्वारा ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो कि शासकीय पदों पर रहने के बाद भी किसी एक पार्टी विशेष का सहयोग उन्होंने किया है, उनकी सूची आला कमान के द्वारा मांगी गई है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के द्वारा शासकीय अधिकारी कर्मचारी की ही सूची नहीं मांगी बल्कि आला कमान के द्वारा कांग्रेस के बूथ पदाधिकारी की भी जानकारी मांगी गई है, जिन्होंने अपने बूथ में ध्यान न देते हुए कांग्रेस की रीति नीति पर काम न करते हुए किसी पार्टी विशेष का सहयोग करते हुए अपने बूथ को हराया है, या फिर ऐसे बूथ जहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा दूसरी पार्टी के लिए काम करते हुए अपने पार्टी को हराने का काम किया गया है, ऐसे भी पदाधिकारियों को चिन्हित कर आला कमान के द्वारा उनके भी नाम की सूची जल्द ही मंगाई गई है, जिन पर पार्टी अपने स्तर पर कार्यवाही करने की रणनीति बना रही है। संगीता पाचे पत्नी लक्ष्मी नारायण पाचे के संबंध में पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने मध्य प्रदेश शासन व मानव अधिकार आयोग को 25 मई 2022 को शिकायत की थी।
शिकायत में बताया गया था कि 7 मार्च 2022 को बालाघाट के सिविल अस्पताल लांजी में एक गर्भवती महिला की बच्चे को जन्म देने के दौरान मृत्यु हो गई। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2005 से वर्ष 2022 की अवधि के दौरान बालाघाट के सिविल अस्पताल में लगभग 600 बच्चे और 500 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग ने भी कथित तौर पर 3 बार मौके पर जांच की थी। यह भी उल्लेख किया गया है कि सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गेड़ाम और उनकी पत्नी डॉक्टर सुजाता गेड़ाम पिछले 18 वर्षों से यहां पर पदस्थ है, जो सरकारी नीति का घोर उल्लंघन है। आयोग के निर्देशों के क्रम में मध्य प्रदेश प्रशासन के अपर सचिव से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें कहा गया है कि इस मामले की जांच के लिए एक जांच समिति गठन की गई थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार ये बात सामने आई कि सिविल अस्पताल में भर्ती करने के बाद मृतिका संगीता पांचे की आवश्यक जांच नहीं की गई। इसके अलावा डिलीवरी में देरी हुई और संबंधित नर्सिंग स्टाफ और से मृतिका संगीता पांचे को दिए जाने वाले रक्त की व्यवस्था करने के लिए मृतिका के परिवार के सदस्यों को सूचित नहीं करने के कारण कर्तव्य में लापरवाही बरती गई। जांच में यह बात भी सामने आई कि मृतिका संगीता पांचे की मौत खून नहीं मिलने के कारण हुई। यह भी पता चला कि नर्सिंग कर्मचारी तुलसी बिसेन और रानी वानखेड़े पाए गए। मृतिका संगीता पांचे को इलाज देने में लापरवाही बरती गई। डॉक्टर सुजाता गेड़ाम मेडिकल अधिकारी सिविल अस्पताल लांजी को भी अपने कर्तव्य के पालन में लापरवाही करते हुए पाया गया। आयोग ने रिपोर्ट के साथ साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच भी की। संबंधित प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मृतिका संगीता पांचे का इलाज करते हुए कर्तव्य कार्य में लापरवाही बरतने वाले नर्सिंग कर्मचारी और एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयोग की राय में प्रथम दृष्टया मानव अधिकार का उल्लंघन किया गया और राज्य मृतक के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी भी है, क्योंकि मृतक की मृत्यु अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और एक डॉक्टर की लापरवाही के और चूक के कारण हुई थी। मृतिका संगीता पांचे के इलाज के दौरान उनके कर्तव्य से इनकार नहीं किया जा सकता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18(a) के तहत मध्य प्रदेश सरकार को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से नोटिस जारी करे, यह बताने के लिए कि आयोग को रुपए की मौद्रिक राहत की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। मृतक संगीता पांचे के निकटतम रिश्तेदार को केवल 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि आप भी 20 से 30 नवंबर तक बालाघाट से नागपुर या फिर बालाघाट से रीवा इतवारी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली अन्य किसी भी लोकल स्पेशल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन का सफर करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि रेलवे के कन्हान राजनांदगांव के बीच शुरू की गई तीसरी रेलवे लाइन के चल रहे निर्माण और सुरक्षा संबंधित कार्य के चलते कन्हान स्टेशन से विभिन्न रूटों पर चलने वाली लोकल, स्पेशल, मेमू एक्सप्रेस व सुपरफास्ट 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें बालाघाट से होकर गुजरने वाली रीवा से इतवारी और इतवारी से रीवा सुपरफास्ट ट्रेन का भी समावेश है। बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित महाराष्ट्र के कन्नान और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के बीच तीसरी रेलवे लाइन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण के दौरान ही 30 नवंबर तक कन्नान स्टेशन से विभिन्न रूटों में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने, समय की पाबंदी, सुरक्षा संबंधी कार्य, रखरखाव में सुधार, ट्रेन के रखरखाव संबंधित अन्य कार्य, ऑटोमेटिक सिग्नल्स, नॉन इंटरलॉकिंग, लॉकिंग सहित अन्य सुरक्षा संबंधित कार्य किए जाने हैं। इसके चलते कन्नान से ले होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है, जिसमें बालाघाट से होकर गुजरने वाली रीवा इतवारी और इतवारी रीवा सुपरफास्ट ट्रेन का भी समावेश है, जिसे 20 से 28 नवंबर तक रद्द कर दिया गया है। इसके आदेश भी रेलवे विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए आदेश के मुताबिक एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेन भी रद्द रहेगी। हमारे क्षेत्र की महत्वपूर्ण ट्रेन महाराष्ट्र एक्सप्रेस व विदर्भ सुपरफास्ट भी गोंदिया नागपुर के बीच रद्द रहेगी। उनका परिचालन नागपुर से होगा। वहीं रीवा इतवारी और इतवारी रीवा सुपरफास्ट ट्रेन को मिलाकर राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ व नागपुर रूट पर चलने वाली 48 ट्रेनों को रद्द किया गया है। जहां रद्द की गई ट्रेनों का समय आवश्यकता के अनुसार बढ़ाए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। इसके कड़ी में ट्रेनों का परिसंचालन तय वक्त के मुताबिक करने और ट्रेनों की लेट लतीफी को रोकने और अव्यवस्थाओं में और बेहतर सुधार करने के लिए बालाघाट रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 2 ट्रेनों को अनिश्चितकालीन समय तक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसमें गोंदिया से कटंगी और बालाघाट से इतवारी लोकल ट्रेन का भी समावेश है। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने गोंदिया से कटंगी के बीच चलने वाली लोकल स्पेशल ट्रेन के 2 फेरों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर जिले में बाकी ट्रेनों की टाइमिंग को कवर करने इसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। यह ट्रेन पुनः शुरू की जाएगी या नहीं,
या फिर यह ट्रेन कब तक बंद रहेगी, इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। जहां गोंदिया से कटंगी तरह ही अन्य ट्रेनों का टाइमिंग मैच करने के लिए बालाघाट से इतवारी के बीच चलने वाली एकमात्र लोकल स्पेशल ट्रेन को भी अनिश्चितकालीन समय तक के लिए बंद कर दिया गया है। जहां गोंदिया से कटंगी के 2 फेरे तो वहीं बालाघाट से इतवारी और इतवारी से बालाघाट के बीच शुरू की गई ट्रेन का एक फेरे को बंद कर ट्रेन के लेट लतीफ़ी के सिलसिले को रोकने की व्यवस्था बनाई गई। अब इस मार्ग पर पुनः ये ट्रेनें शुरू करने को लेकर किसी भी प्रकार की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। इसके चलते इन दोनों ही ट्रेनों को अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद रखने की बात कही जा रही है। पड़ेगा सर। यहाँ रीवा इतवारी जो चल रहा है जी कप्तान ट्रेनिंग वो ही कैंसिल रहेगा आपका NI का नॉन इंटर के द्वारा जी। चार्ज आना जाना बंद रहेगा। अच्छा, कब से कब तक रहेगा सर आने जाना बंद? 20 तारीख से 26 तारीख तक। अच्छा सर, एक चीज़ और ये देखने आ रही है कि नागपुर इतवारी और गोंदिया कटंगी ट्रेन भी कुछ चल रही थी पहले, अभी बंद है, क्या कारण से बंद है सर? कारण से जो बाकी जो गाड़ियाँ राइट टाइम नहीं चल पा रही थी तो राइट टाइम चलाने के लिए ब्लॉक कर दिया गया। तो क्या ये कब तक बंद रहेंगे सर? अंतिम मैंने आखिरी तक कुछ बोले लेटर जब तो निकलेगा तब तो बंद ही रहेगी। यानी उसके ऐसे कोई समय निश्चित नहीं किया गया है? अनिश्चित नहीं कर दिया बंद। पहले तो 15 दिन के लिए पता था, 15 दिन का अनिश्चित कर दिया। अभी निश्चित रूप से बंद है। इससे सर अभी गोंदिया कटंगी आइटम जा रही सर। अच्छा, लेकिन ये सर लोकल गाड़ियाँ अभी है क्या गोंदिया कटंगी के लिए? अभी कितनी गाड़ी है? हाँ बाकी 6 जुड़ी है और सवेरे जाती है बाकी और कटंगी के लिए है दूसरी गाड़ियाँ हैं। और सर ये बालाघाट इतवारी उस कैंसिल कर दिया। नहीं, उसके लिए तो एक भी नहीं है ना, उसको भी बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा। हाँ उसके लिए बंद किए। ठीक।